मतदान का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा कम है। इस मतदान के परसेंटेज से जहां बीजेपी के लिए टेंशन की खबर है, तो वहीं इंडिया गठबंधन अपने आप को बहुत ज़्यादा सीटों पर काबिज करती हुई नज़र आ रही है। ऐसे हैं यानी साउथ इंडिया में कुछ 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ मुसलमानों के सभी जातियों को ओबीसी कैटेगरी में लाया जाता है। तो यही बीजेपी के लिए बहुत बड़ा इशू है कि देश की बाकी राज्यों की तुलना में देश के साउथ जो राज्यों में उसमें ये पॉलिसी क्यों है। और इस देश में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण की जो पॉलिसी है वो संविधान के 16(4) के तहत दी जाती है। यानी मुसलमान के जो अति पिछड़ा वर्ग है उनको ओबीसी कैटेगरी में लाकर उनको आरक्षण दिया जाएगा। चंद्रशेखर राव तो एक कदम और आगे थे। उन्होंने 32% की ओबीसी कैटेगरी में जो 4% मुसलमानों के लिए रिजर्व थे उसको 4 से करके 12% तक ले गए थे, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मंजूर करने से मना कर दिया और जिससे तेलंगाना में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस वक्त भारत में 2024 की लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव के तहत 2 चरणों के वोटिंग हो चुके हैं और 2 चरणों के वोटिंग में बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है। यानी मतदान का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा कम है। इस मतदान के परसेंटेज से जहाँ बीजेपी के लिए टेंशन की खबर है, तो वहीं इंडिया गठबंधन अपने आप को बहुत ज़्यादा सीटों पर काबिज करती हुई नज़र आ रही है। एनडीए की गठबंधन पर यह तौर पर साफ देखा गया कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम होती है तो एनडीए को 400 पार सीटें किस तरीके से मिलेगी, ये एनडीए के लिए बहुत बड़ा इशू है। लेकिन कहते हैं समय के साथ धीरे धीरे बहुत सारे इशू मिट जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही वाकया एनडीए के साथ हुआ है जहां एनडीए के हाथ में 2 बड़े इशू उनके हाथ लगे हैं। साउथ इंडिया में जहां मुसलमानों को आरक्षण को लेकर एनडीए के हाथ में बहुत बड़ा यहां पर एक मुद्दा लगा है, तो वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पैत्रोदा ने कहा है कि इंडिया में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग की जो पॉलिसी है वो यूएसए की तरह होनी चाहिए। ये दोनों ही मुद्दे बैठे बैठे बीजेपी को मिल चुका है और बीजेपी पूरी कोशिश में है कि इन दोनों मुद्दे को कि साउथ इंडिया के जितने भी राज्य हैं उसमें बहुत अच्छे से इसको बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें साउथ इंडिया से यहाँ पर कवर किया जाए। यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर बात होनी चाहिए कि जो मुसलमानों को आरक्षण मिलता है ओबीसी कैडर के अकॉर्डिंग, तो देश के 5 राज्य ऐसे हैं यानी साउथ इंडिया में कुछ 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ मुसलमानों के सभी जातियों को ओबीसी कैटेगरी में लाया जाता है। तो यही बीजेपी के लिए बहुत बड़ा इशू है कि देश की बाकी राज्यों की तुलना में देश के साउथ जो राज्यों में उसमें ये पॉलिसी क्यों है। और बीजेपी कोशिश कर रही है कि इस इशू को जितना से ज़्यादा उठाया जाए उतना उनके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, इस देश में जो आरक्षण की पॉलिसी है वो धर्म के आधार पर न होकर सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए आरक्षण की पॉलिसी है और इस देश के लगभग सभी राज्यों में मुसलमान समुदाय की अति पिछड़ा वर्ग को ओबीसी कैटेगरी के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। लेकिन जहां देश के हम बाकी 5 राज्यों की बात करें, यानी स्पेशली में जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ की जो 5 राज्य है तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन राज्यों में इन मुसलमान आरक्षण की पॉलिसी बिल्कुल भी अलग है। इनकी पॉलिसी ऐसी है कि मुसलमान के सभी जातियों को ओबीसी के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, जो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर चुनाव के हर एक क्षेत्र में उतरती है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो। बीजेपी का बार बार कहना है कि जो साउथ इंडिया के जो 5 राज्य है जो वो मुसलमानों के सारे जातियों को ओबीसी कैटेगरी में जो आरक्षण देती है, अगर वो आरक्षण दे तो ओबीसी के बाकी जो लोग हैं उनके यहाँ पे आरक्षण के हक को यहाँ पर मारा जा रहा है और बीजेपी इसी मुद्दे को हर एक क्षेत्र में लाने की भरपूर कोशिश करती है। अब जब साउथ इंडिया के 5 राज्यों में मुसलमानों को ओबीसी के सारे कैटेगरी में जब इनको आरक्षण दिया जाता है, तो लोगों का कहना है कि बीजेपी बार बार कर्नाटक में इस मुद्दे को बहुत चुनावी तौर पर क्यों देखती है। तो उसका रीज़न ये है कि साउथ इंडिया के बाकी राज्यों में बीजेपी एक बार भी सत्ता पे नहीं आई है, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में वापसी की है। तो इस आधार पर कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चुनावी मुद्दे पर इसको आजमाने की भरपूर कोशिश करती है। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी तो वहाँ के निवर्तमान मुख्यमंत्री बोम्मई ने ओबीसी की 32% में जो 4% की सब कैटेगरी मुसलमानों के लिए आरक्षित थी उसको समाप्त कर दिया था। लेकिन कांग्रेस के कर्नाटक में सत्ता वापसी होने के बाद ही 32% की जो ओबीसी कैटेगरी है और जिनमें 4% की सब कैटेगरी मुसलमानों के लिए रिजर्व की थी उसको फिर से बहाल कर दिया गया है। इसलिए बीजेपी की बार बार कोशिश है कि वो कर्नाटक में या साउथ इंडिया के बाकी राज्यों में इस मुद्दे को बार बार लाए और अधिक से अधिक सीटों को अपने खाते में किया जा सके। इस पे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको एक और चीज़ यहाँ पर अपडेट मिलेगा कि तेलंगाना के निवर्तमान सीएम चंद्रशेखर राव तो एक कदम और आगे थे। उन्होंने 32% की ओबीसी कैटेगरी में जो 4% मुसलमानों के लिए रिजर्व थे उसको 4 से करके 12% तक ले गए थे, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मंजूर करने से मना कर दिया और जिससे तेलंगाना में चंद्रशेखर राव बहुत ज़्यादा सीटों पर काबिज नहीं हो सके। कर्नाटक में इस मामले का पता तब चला जब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने इसका खुलासा किया। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को एक खबर मिली थी कि कर्नाटक में ओबीसी कैटेगरी में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। फिर उन्होंने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में 930 सीट में 150 सीट मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित की गई है। ये बात जब बाहर आई तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा थी और इस मुद्दे को चुनावी क्षेत्र में बड़ा इशू बनाने में बीजेपी कोई कसर यहाँ पर पीछे नहीं छोड़ना चाहती। फिर धीरे धीरे पता चला कि इस इन्वेस्टिगेशन में कि मुसलमानों को जो 150 सीटें आरक्षित थी वो 4% से डायरेक्ट 16% की ओर यहाँ पर चेंज हो चुका था। इस देश में मुसलमानों के अति पिछड़ा वर्ग को ओबीसी कैडर के आधार पर उनको आरक्षण मिलता है। देश के अन्य वर्गों को भी आरक्षण मिलता है और कई जो कानून विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि सभी को आरक्षण मिलता है, लेकिन आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं मिलता है और न ही मुसलमान के सभी जातियों को ओबीसी कैटेगरी के अंदर लाकर उनको आरक्षण दिया जाए। यानी देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जातीय जनगणना जरूर करना चाहते हैं और जातीय गणना जब भी करते हैं तो हमेशा टारगेट कौन होता है? हमेशा टारगेट होता है हिंदू समुदाय, जो इस पर ठाकुर में, ब्राह्मण में, मारवाड़ी में, क्षत्रियों में आदि क्षेत्रों में बांटकर इनको जातीय जनगणना यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहना चाहता कि मुस्लिम समुदाय के अंदर कितनी जातियाँ होती है, अन्य समुदाय के अंदर कितनी जातियाँ होती है, उनकी जातियों के बारे में डिस्कशन नहीं होती है। लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो मुस्लिम समुदाय के सभी जातियों को ओबीसी कैटेगरी में लाकर उनको आरक्षण दिया जाता है। ये बात बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि आरक्षण की अपनी एक पॉलिसी है, आरक्षण की अपनी एक लिमिटेशन है, तो सभी जातियों को उस लिमिटेशन के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे इतना ही था। हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज सामने आ रही है बीजेपी के लिए बड़ी हैरानी वाली बात है, क्योंकि देश में बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स होंगे जो इन चीज़ों पर अपने वीडियो नहीं बनाएंगे। उनका वीडियो सिर्फ एक जगह पर टारगेट होता है जिससे बहुत ज़्यादा वो व्यूज़ को कलेक्ट किया सके। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम नई इनोवेटिव इंफॉर्मेशन हर तरीके से अपने चैनल के माध्यम से आपको दे सके। दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।